एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत वापस देहरादून लौट आए हैं। तो कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के बाद सीएम पहले उनके दिल्ली स्थित आवास पर आइसोलेट थे। आइसोलेशन पीरियड पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री देहरादून वापस लौट आए हैं। कोरोना होने के बाद मुख्यमंत्री को पहले दून के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जबकि 28 दिसंबर को सीएम को दिल्ली एम्स में इलाज के लिए भेजा गया था। चिकित्सक हैं, जो शुभचिंतक हैं, तमाम लोगों ने जो दुआ की है, उन सबका भी मैं बहुत आभारी हूं कि इतनी जल्दी रिकवरी हुई है। दवाओं के साथ साथ दुआओं से ये सब हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत जल्दी देश कोरोना से जंग जीतेगा। जिस तरह से भारत वैक्सीन बनाने में सफल हुआ है, और एक नहीं दो वैक्सीन बनाने में हमारे वैज्ञानिक सफल हुए हैं, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी की जो सोच है आत्मनिर्भर भारत की, आज हमारे वैज्ञानिकों ने जब उनको प्रोत्साहन मिला तो दुनिया के 5 देशों में आज भारत शामिल हुआ है। तो कोरोना से जंग जीतकर वापस देहरादून लौटे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, और सुना आपने उन्होंने किस तरह से शुभचिंतकों का, प्रदेशवासियों का, देशवासियों का आभार जताया और कहा कि कोरोना की वैक्सीन भी आ गई, और आते ही उन्होंने जो है उन्हें किस तरह से उनका वेलकम किया गया, उनका स्वागत किया गया, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के बयान के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता गुस्से में हैं। प्रदेश भर में अलग अलग जगह पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। उधर बवाल बढ़ा तो अब बंशीधर भगत कह रहे हैं कि वो अपने शब्द वापस लेते हैं। देखिए रिपोर्ट। हमारी नेता प्रतिपक्ष कह रहे 5 विधायक मेरे संपर्क में। अरे बुढ़िया, तुझसे क्यों संपर्क करेंगे? भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के बयान से उत्तराखंड की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस इस मुद्दे को हवा दे रही है और बंशीधर भगत समेत भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बंशीधर भगत के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि बंशीधर भगत के बयान से भाजपा का चरित्र सबके सामने आ गया है। अनगरल अभद्र बातों का प्रयोग किया है। वो इतने बड़े पद पर हो गए, वो सब कुछ भूल गए कि महिला मातृ सम्मान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण कागजों में ही सिमट के रह गया। कांग्रेस नेताओं के अंदर गुस्सा इस कदर है कि वो बंशीधर के खिलाफ बयानों की आग उगल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, वो सत्ता के मद में मस्त हैं और वो कुछ भी वक्त दे रहे हैं, उनको कुछ कहा नहीं जा सकता। उधर रानीखेत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बंशीधर भगत का विरोध किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर भाजपा के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के हैं, उनके बयान से जो है स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मातृशक्ति का सम्मान नहीं करते हैं, और उसके एक उदाहरण ने कई उदाहरण है। उनके संगठन मंत्री द्वारा महिला का शोषण किया जाना, विधायक द्वारा महिला का शारीरिक शोषण किया जाना, उसके बाद उनके नेताओं के अनर्गल बयान आना। मामला इतना बढ़ गया कि इस पर खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को ट्वीट कर माफी मांगनी पड़ी। मुख्यमंत्री ने रात करीब 12:30 बजे ट्वीट किया, जिसमें मुख्यमंत्री ने बंशीधर के बयान पर खेद जताया। मगर सवाल यह है कि आखिरकार रात 12:30 बजे ट्वीट करने के पीछे की कहानी क्या है? क्या मामला इतना बढ़ गया था कि सीएम को रात के 12:30 बजे ट्वीट करना पड़ा? सीएम के ट्वीट को लेकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का बयान भी आया है। मैंने सीएम से कोई अपेक्षा नहीं की थी वो माफी मांगे, और किसी से भी माफी मांगने की मेरी अपेक्षा नहीं है। इस अमर्यादित भाषा, मेरा 40 वर्ष का विधायी जीवन है और 50 वर्ष का सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन है। अब ऐसे में मुझे ये बताना पड़े, इससे वो भी आहत हुए होंगे और जाने कितने लोग आहत हुए होंगे, और उनके परिवार की, घरों की स्त्रियां तो सबकी आहत हुई होंगी। हालांकि अपने बयान पर अब बंशीधर भगत खेद जता रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने तो सिर्फ सामान्य बोलचाल के लिहाज से ये सब कह दिया था। मैंने कुछ दुराभाव से नहीं कहा,
शब्द जो मैंने कहा एक स्वाभाविक शब्द है पहाड़ में, और अगर किसी को कोई मेरे शब्द से पीड़ा हुई है तो मैं उस शब्द को वापस ले लेता हूं। बंशीधर भगत के बयान के बाद कांग्रेस को अब भाजपा को घेरने का मौका मिल गया है। मामला इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि बंशीधर भगत ने एक महिला नेता पर टिप्पणी की है, इसलिए कांग्रेस इसे तूल दे रही है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद, हल्द्वानी से अंकित, अल्मोड़ा से निर्मल के साथ रानीखेत से गोपाल बिष्ट की रिपोर्ट। चलिए, तो पहले दिया विवादित बयान और उसके बाद खेत जता दिया, शब्द वापस लेने की बात की क्योंकि विवाद ने तूल पकड़ लिया, जगह जगह विरोध होने लगे। बात अब मौसम की। उत्तराखंड में पिछले कुछ रोज से मौसम बदला हुआ है। पहाड़ों में बर्फबारी तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। उत्तराखंड से अलग अलग जगहों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार जिले में बारिश जारी है जिस वजह से ठंड बढ़ गई है, साथ ही सुबह के समय हल्की धुंध भी आ रही है। तो उधर टिहरी में भी बारिश जारी है। खराब मौसम को देखते हुए आपदा प्रबंधन तंत्र अलर्ट पर है। उधर चोपता में बर्फबारी हो रही है। सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर रुद्रप्रयाग में बारिश जारी है तो वहीं मसूरी और अल्मोड़ा में भी बारिश हुई है। तो बारिश और बर्फबारी की अलग अलग तस्वीरें। और आइए अब आपको लिए चलते हैं रुद्रप्रयाग के चोपता में, जहां बर्फबारी हो रही है। चोपता को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। जी हां, मिनी स्विट्जरलैंड में किस तरह से बर्फबारी के बाद का नजारा है और किस तरह से मनमोहक दृश्य नजर आ रहे हैं। चोपता दुगलबिट्टा की पहाड़ियों और बुग्यालों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ रखी है। देखिए रिपोर्ट। मौसम की करवट लेते ही चोपता में हर ओर बर्फ बिछ गई है। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। नजारा ऐसा मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। चोपता दुगलबिट्टा की पहाड़ियों पर मानो बर्फ का बसेरा है। पहाड़ियों पर हर ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। हवा में बर्फ के टुकड़े ऐसे उड़ रहे हैं मानो कोई सफेद चीज हो। इसी खुशनुमा एहसास के लिए चोपता में देश के कोने कोने से सैलानी आते हैं। पहाड़ों में बनी इन हाइट्स की छतों को ऊपर से देखिए कैसे बर्फ जम गई है। बर्फ की मोटी सी चादर जम गई है जिससे इन हाइट्स की खूबसूरती और निखर गई है। इन पथरीली पगडंडियों को देखिए, यहां भी काफी बर्फ जमा है। ऐसे में रास्तों से गुजरना मुश्किल हो गया है। चोपता इतना खूबसूरत है कि इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अगर आप स्विट्जरलैंड नहीं जा सकते हैं तो उसकी जैसी खूबसूरती का लुत्फ देवभूमि आकर उठा सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित ढिमरी की रिपोर्ट। यहां तो देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज बदल चुका है। पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश से ठिठुरन बढ़ गई है। इस बीच पारा गिरने से और ठंड बढ़ गई है जिस वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड में इंद्रदेव पिछले 3 दिनों से मेहरबान है। मैदान में बारिश हो रही है तो वहीं पहाड़ों में बर्फ गिर रही है। पहाड़ों की रानी कही जाने वाली मसूरी में बारिश के बाद धुंध छाई हुई है। पारा गिरने से सर्दी बढ़ गई है जिससे बाजार में भी सन्नाटा है। अल्मोड़ा के आसमान में बादलों का बसेरा है। पहाड़ों से उठ रहे बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया है जिससे आसमान सफेद नजर आ रहा है। बारिश की वजह से पारा गिर गया है जिससे ठंड में इजाफा हो गया है।
तस्वीरें देखिए, ऐसा लग रहा है मानो मानसून के सीजन की बारिश हो। बारिश की वजह से पारा यहाँ पर गिरा हुआ है, जिस वजह से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। उधर खराब मौसम को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट पर है। दूरस्थ क्षेत्रों के लिए जो खाद्य सामग्री पहुंचनी है, उससे डीएसओ द्वारा रिपोर्ट ले ली गई है कि सारे जो भंडारण होना होता है जिन जिन गोदामों में, उसमें हो गया है और जिस प्रकार हर वर्ष होता है उसी प्रकार से किया गया है और कोई भी कमी इस तरीके की नहीं आएगी। दूसरी बात, जो रोड वगैरह बंद होने का रहता है तो इसमें प्रतिदिन रिपोर्ट्स मंगाई जा रही हैं, जिसमें कि जेसीबी वगैरह कहाँ पर खड़ी है, ताकि अगर कोई भी ऐसे आकस्मिकता की स्थिति आती है तो हम उस जेसीबी को मूव करके रोड्स खुलवा सकते हैं। तो शीतकाल के लिए कोई भी ऐसी आकस्मिक स्थिति के लिए हम निपटने को पूरी तरह से तैयार हैं। रुद्रप्रयाग में बारिश रुक रुक कर जारी है। बारिश की वजह से अब आम जनजीवन प्रभावित होने लगा है। सर्दी बढ़ने की वजह से बाजार में मंदी छाई हुई है। लोग अपने घरों से बाहर कम ही निकल रहे हैं, जिस वजह से बाजार में मंदी है। उधर बारिश की वजह से वाहन चालकों का व्यापार भी प्रभावित हुआ है। हमें 2 दिन से बारिश हो रही है और हम गाड़ी वाले हैं, हमारा काम धाम जो है ठंडा पड़ रखा है और हम लोग जो है काफी परेशान हो रखे हैं। बागेश्वर में भी मौसम बदला हुआ है। रुक रुक कर बारिश जारी है। आसमान में सिर्फ बादलों का बसेरा है। पहाड़ों से उठ रहे इन बादलों ने पहाड़ों की रंगत को निखार दिया है। उधर धर्मनगरी हरिद्वार में भी मौसम पिछले कुछ रोज से बदला हुआ है। आसमान में बादलों का बसेरा है। रुक रुक कर बारिश जारी है, जिस वजह से सर्दी बढ़ गई है। एबीपी गंगा के लिए मसूरी से सुनील, अल्मोड़ा से निर्मल, टिहरी से अंकित, रुद्रप्रयाग से रोहित, बागेश्वर से हिमांशु के साथ हरिद्वार से पंकज की रिपोर्ट। तो बदल चुका है उत्तराखंड में मौसम का मिजाज, तो वहीं बर्ड फ्लू को लेकर भी अलर्ट हुआ है उत्तराखंड। इसी को लेकर राज्य मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। मीटिंग के दौरान राज्य मंत्री रेखा आर्या अधिकारियों को बर्ड फ्लू से निपटने के लिए उन्होंने निर्देश दिए। तो बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी, मंत्री रेखा आर्या ने मीटिंग बुलाई। चाहे वो से फैल रहा हो अथवा वो किस स्तर पर है, उस पर विशेष ऑब्जर्वेशन जो है वो किया जाए। एक तो ये निर्देश रहे, उनकी स्थिति क्या है उसका भी परीक्षण किया जाएगा और उसके लिए जो एहतियात बरते जाने चाहिए उसके भी दिशा निर्देश जो है वो जारी किए जाए। स्थिति पर आज की परिस्थिति है, ये चीज़ों का समीक्षा जो है आज करेगी। उसके बाद से मैं समझती हूँ कि न बढ़े। तो सुना आपने मंत्री रेखा आर्या को। तो उत्तराखंड में कोरोना के बाद अब बर्ड फ्लू की दस्तक से अलर्ट पर है प्रशासन। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में बर्ड फ्लू को देखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वन प्रभागों को बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट रहने और सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बर्ड फ्लू ये आदमी भी संचरित हो सकता है और इसलिए बड़ा सावधानी पूर्वक रहने की जरूरत है। हर चीज की समस्या का समाधान प्रिवेंशन है कि हम सतर्कता बरतें। हमारे जितने भी, मैंने अपने चीफ सेक्रेटरी से बात किया था और इस पर हमको बहुत सतर्क रहने के लिए मैंने मन में को कहा। वहीं आईएएस बी षणमुगम के साथ विवाद पर रेखा आर्या का बयान आया है। रेखा आर्या का कहना है कि जब यह विवाद सार्वजनिक मामला पहले ही जनता के सामने आ चुका है तो लोग सब कुछ जान चुके हैं, तो अब मामले की रिपोर्ट सार्वजनिक करने में आखिर हर्ज क्या है। रेखा आर्या की मांग है कि इस मामले की रिपोर्ट अब सार्वजनिक कर देनी चाहिए। निश्चित रूप से मैं तो कहूंगी कि भाई जब सारी जो विवाद जो था वो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे आ चुका था, तो स्वाभाविक रूप से जांच भी जो हुई है वो भी उसका निष्कर्ष है, उसका निचोड़ जो है वो आना चाहिए। और पर चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर ये सारी चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ही इस स्थिति को स्पष्ट करेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर उत्तराखंड में कोरोना को अपडेट को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। आज कोरोना से 5 मौत हुई हैं प्रदेश में। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड में कोरोना अपडेट। आज कोरोना से हुई 5 मौतें। कोरोना के 227 नए मामले उत्तराखंड में सामने आए। कोरोना के एक्टिव केस 3,515। तो प्रदेश में कोरोना के 227 नए केस आए सामने और एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 3,515 पहुंच गई।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद खबरों का सफर जारी है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कोरोना की, तो जी हां, रुद्रपुर में कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। स्वास्थ्य विभाग ने खटीमा से लेकर जसपुर तक के अस्पतालों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए। जिले में 28 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं जिनमें कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। 8 जनवरी को कोरोना की वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा, जिससे वैक्सीनेशन के समय किसी तरह की दिक्कत ना हो। वैक्सीनेशन के लिए हमारी पूरी तैयारी है। जो हमारा ड्राई रन चल रहा है, जो दिनांक 8 तारीख को होना है, जिसमें हमने सब डिस्ट्रिक्ट वाले खटीमा, CSC नानकमत्ता, CSC किच्छा, CSC सितारगंज, जिला अस्पताल, मेडिसिटी हॉस्पिटल और आपका CSC गदरपुर, CSC बांसपुर, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल काशीपुर और CSC जसपुर को होना है। वहीं देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कामों की वजह से आए दिन जाम की स्थिति रहती है, जिसे देखते हुए स्मार्ट सिटी के तमाम काम अब रात के समय करने के लिए कहा गया है। दरअसल स्मार्ट सिटी के काम की वजह से दून में आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। इसमें SSP देहरादून को निर्देशित किया जा रहा है कि जितना काम चल रहा है, जो स्मार्ट सिटी का चल रहा है DM देहरादून से और PWD से, उनसे पूरा कोऑर्डिनेट करें और ये प्रयास रहे कि जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो, ताकि जनता को कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े। इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर, छात्रवृत्ति घोटाले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। इस वक्त की बड़ी खबर, तो बड़ी खबर, छात्रवृत्ति घोटाले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। SIT ने किया 2 आरोपियों को गिरफ्तार। शोभित यूनिवर्सिटी आदर्श एरिया का संचालक और दलाल गिरफ्तार। करीब 1 करोड़ रुपए के सरकारी पैसे को धांधली का आरोप। तो थाना डालनवाला में जुलाई 2020 में दर्ज हुआ था मामला। बड़ी खबर इस वक्त की, छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर। चलिए बात अब महाकुंभ की। हरिद्वार महाकुंभ को लेकर भले ही तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे स्थायी और अस्थायी काम हैं जो पूरे नहीं हो सके हैं। हालांकि कुंभ के आयोजन के लिए अभी कुछ वक्त और है, लेकिन कामों को धीमी गति कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत पैदा कर सकती है। कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत अभी भी कह रहे हैं कि सभी काम अपनी सही रफ्तार से चल रहे हैं। परमानेंट काम हमारे लगभग सारे ही पूरे हो गए हैं। ब्रिजेस में जो काम बचता है वो थोड़ा बहुत अप्रोच का या फिर रोड फर्नीचर के जो सेफ्टी फीचर्स वाले काम होते हैं, कैट आइज के, थर्मोप्लास्टिंग के, रेलिंग्स के, उस तरह का फिनिशिंग वर्क बचा है। बाय एंड लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क पूरा हो गया है। इसमें जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि कांवड़ पट्टी का हमारा जो गंग नहर का जो प्रोजेक्ट है, ये 100% पूरा हो चुका है। केवल इसमें सेफ्टी फीचर्स वाला काम हमारा बाकी है। हरिद्वार कुंभ के दौरान किन्नर अखाड़ा के स्नान को लेकर अखाड़ों में अभी भी बयानबाजी का दौर जारी है। पहले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री किन्नर अखाड़े के स्नान को लेकर आमने सामने हैं, और अब पंचायती अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी महाराज ने साफ कहा है कि किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ ही कुंभ में स्नान करेगा। उन्होंने कहा कि किन्नर अखाड़े को अलग से कोई मान्यता नहीं है। इससे पहले भी कुंभ में किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ ही स्नान कर चुका है। किन्नर अखाड़ा जो अखाड़ा नहीं है, वो जूना अखाड़े के साथ होता है। वो जूना अखाड़े के साथ ही वो स्नान होगा, उनका जूना अखाड़े के साथ होगा। वो अलग से अखाड़ा नहीं, वो जूना पहले भी जूना अखाड़े के साथ उन्होंने स्नान किया है और आगे भी जूना के साथ ही वो स्नान करेंगे। हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश लेंगे शपथ। इस वक्त की बड़ी खबर, कल देहरादून में होगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य दिलाएंगी शपथ। जस्टिस RS चौहान लेंगे मुख्य न्यायाधीश की शपथ। तो राजभवन में होगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम। इस वक्त की बड़ी खबर, राजभवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम कल। तो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य दिलाएंगी शपथ। उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश लेंगे कल शपथ। वहीं कल कुंभ मेले को लेकर अभी भी शासन ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, मगर 14 जनवरी को मकर संक्रांति स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। श्रद्धालुओं को हर की पैड़ी पर स्नान के लिए अब रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं होगी। कुंभ मेला पुलिस भी 14 जनवरी मकर संक्रांति स्नान को लेकर पूरी तैयारियां कर रही है। इसके लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की जाएगी।
मेला पुलिस ने स्नान को लेकर 24 सेक्टर बनाए हैं। श्रद्धालुओं के हरिद्वार आने की वजह से ट्रैफिक को देखते हुए मेला पुलिस टीम बनाकर निरीक्षण कर रही है। वहीं रुद्रपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आर.के. जैन ने अल्पसंख्यक समाज से जुड़े लोगों की शिकायतों पर सुनवाई की, जिसमें अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने 48 मामलों पर सुनवाई की। 12 मामलों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। सुनवाई में उधम सिंह नगर सहित नैनीताल जिले के लोग भी अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचे थे। इस दौरान 48 मामलों में सुनवाई की गई, जिसमें 12 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि 8 मामलों में जांच टीम गठित की गई है। उधर पौड़ी में कलेक्ट्रेट परिसर के कर्मचारियों को अब कोई भी फाइल खोजने के लिए पूरे दफ्तर को छानना नहीं पड़ेगा। कर्मचारी अब एक क्लिक पर महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आसानी से खोज सकेंगे। दरअसल जिले के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर में ई ऑफिस की शुरुआत हो गई है। ई ऑफिस के जरिए अब सभी फाइल का डाटा ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे कर्मचारी आसानी से देख सकेंगे। जो भी कलेक्ट्रेट परिसर में जितने भी पटल हैं, अलग अलग पटलों से जिस प्रकार से भौतिक रूप से पहले फाइल चला करती थी, तो वो फाइल अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में ई ऑफिस के प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन संचालित की जाएंगी। ना ऑफिस का जो परंपरागत प्रणाली होती है, उसमें हम ये होता है कि भौतिक रूप से फाइल अलग अलग अधिकारियों के पास भेजते हैं, तो उसी के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में फाइल संचालित होगी। रुड़की सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की गढ़वाल मंडल निदेशक औचक निरीक्षण करने पहुंची, जिससे अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। तो इस दौरान उन्होंने अस्पताल की सभी व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया, जिसमें वो संतुष्ट भी दिखी। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्र और इमरजेंसी में थोड़ी बहुत खामियां मिली हैं, जिसको लेकर सीएमएस को निर्देशित किया गया। अच्छा, ये वो हो गया ORS नहीं विटामिन। मैं क्या कहना चाहूँगी कि 95% व्यवस्था मुझे ठीक ठाक लगी। यहाँ पे एक दो चीज़ें जो कमी मुझे लगी वो मैंने CMS डॉक्टर कंसल को बता दी हैं, और वो हम दोबारा चाहेंगे कि 15 दिन में या 1 महीने में आकर के, जैसे इमरजेंसी की थोड़ी मुझे कमी नज़र आई और एक मुझे जन औषधि केंद्र की कमी नज़र आई। अदरवाइज यहाँ पे मुझे लगता है सारी चीज़ें बहुत अच्छी व्यवस्थित पाई गई। 1971 के भारत पाक युद्ध को लेकर धारचूला में कुमाऊं स्काउट स्वर्णिम विजय वर्ष मना रहा है, और इसके लिए दिल्ली से विजय मशाल को लेकर भेजा गया। इस मशाल से लोग को देशभक्ति की प्रेरणा दी जा रही है। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में अभी बस इतना ही। आगे देखिए सुनो यूपी मेरी सहयोगी प्राची पाराशर के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।